एक तासुर तो जॉन पाया जाता है ना, यानी मिसाल के तौर पे अगर आप पाकिस्तान का तज़किरा करें तो पाकिस्तान का मीडिया अगर आप देखें तो वहाँ पे लोग उसकी डिवीजन कर लेते हैं। वो कहते हैं अगर आप ये चैनल देख रहे हैं तो ये प्रो फलां पार्टी है, अगर ये चैनल देख रहे हैं तो ये प्रो फलां पार्टी है, अगर जाहिर ये है चैनल। यार। अब तस्नीम के हवाले से बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि उनकी जो कंट्रोल करना है या उसके अंदर जो मौजूद लोग हैं उनकी आईआरजीसी से बहुत ज़्यादा कुर्बत है, कुद्स फोर्स के साथ बहुत ज़्यादा कुर्बत है। तो वहाँ पे जो लाइन आती है वो दरअसल इस बात का इशारा होती है कि उनके अंदर आरा क्या पाई जा रही। देखें, बिल्कुल हर मीडिया आउटलेट, कोई मीडिया आउटलेट 100% इंडिपेंडेंट नहीं होती। पहले तो ये झूठ बोला जाता है कि मीडिया जो है वो 100% अपनी ही राय दे रहा है या न्यूट्रल राय दे रहा है। कोई ना कोई मीडिया कोई ना कोई इंटरेस्ट कैरी कर रहा होता है। बशमूलियत मेरे, बशमूलियत आपके, कोई ना कोई, हम लोग कोई अपना एक सही और गलत का फैसला लेके चल रहे होते हैं कि भाई हमारे लिए ये सही है, हमारे लिए ये गलत है। आपके भी तो अकायद है ना, यहाँ से इसी हिसाब से आप भी अपने सही और गलत अपने हिसाब से देखते हैं। तो यहाँ पे जो तस्नीम है और फार्स है, माना कि उसके अंदर सेंटिमेंट पाया जाता है कि थोड़े से ये राइट विंगर्स हैं। ये नहीं कि आईआरजीसी है या कंट्रोल्ड मीडिया है, ऐसा सही। नहीं है। ठीक। मैं आपको बहुत सारे आर्टिकल ऐसे भी दिखा सकता हूं जो क्रिटिसाइज करते हैं आईआरजीसी को विद इन ईरानियन सिस्टम। ठीक। और बात सारी ये है कि हर के अंदर जो लेफ्ट विंग, फॉर एग्जांपल न्यूयॉर्क टाइम्स जो है वो अलग एक तर्ज पे काम कर रहा है, और अगर हम लोग वॉल स्ट्रीट जर्नल की बात करें तो वो एक अलग तर्ज पे काम कर रहा है। तो डिफरेंट आई थिंक वेरिएशंस होना व्यूज में इन द मीडिया, खास तौर पे ये तो नहीं होनी चाहिए दलील ये कहने की कि आईआरजीसी जो है वो वो है कंट्रोल की हुई है। तो मीडिया की बेसिस पे हाँ आप ये कह सकते हैं कि मीडिया क्या कह रहा है फॉर एग्जांपल, या ईरानियन मीडिया में क्या बातें हो रही हैं, इससे लिंक करना टू द गवर्नमेंट कंट्रोल ये बात साबित नहीं है। दूसरा ये कि यहाँ पे लीडरान का सोचे ना, जो आवाम को शक्ल दिखानी है जिन लोगों को, अराक्ची और पेजिशकियान साहब को, वो कह रहे हैं कि जी हम इसराइल और अमेरिका की मिसाइलों से नहीं डरते, और यहाँ पे आप हमें जो दूसरे ममालिक हैं वहां पे लोग कह रहे हैं कि आप जो है वो आईआरजीसी से डरते हैं। मतलब ये तो अजीब सी बात है ना। हर कोई तो इस तरीके का माइंडसेट नहीं रखता। और यहाँ पे जो आई थिंक इन्फ्लुएंस है बिल्कुल एग्जिस्ट करता है, डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर डिफरेंट बातें, डिफरेंट व्यूज होते हैं। फिर उसको बहरहाल जाम करके देखा जाता है, बैठ के बात की जाती है। और आयतुल्लाह मुस्तफा खामनाई फॉर एग्जांपल जो है वो मेजर फैसला ले रहे हैं इस वक्त जंग के अंदर, या नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो है वो फैसले की बात होती है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इतनी सी बात पे हमें ये कहना चाहिए। पाकिस्तानी मीडिया भी, मुझे पता है ये बात, बहुत सारे एनालिस्ट मैं रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कि यार आप लोग सही है बात करें, लेकिन फिर वहां बैलेंस बात, एक एक बात वहां पे भी करें ना कि जायनिस्ट लॉबीज और इजरायली हम्म। लॉबीज कैसे कंट्रोल कर रही है। तो डिटेल्स देता हूँ सारी, कि कौन फंडिंग कर रहा है, कितने फंडिंग कर रहा है, किसको कितनी फंडिंग मिली, कौन कंट्रोल कर रहा है। मसला ये है कि एक तरफा जो है वो नहीं नहीं होना चाहिए कोई भी चीज, स्पेशली जब हम इस पोजीशन में हो। अच्छा, यहाँ पे राय इसराइल के हवाले से क्या पाई जाती है? क्योंकि अभी जो इतलात रिपोर्ट हो रही हैं वो यार लैपिड और नफ्ताली बेनेट जो हैं, ये दोनों अपनी जमातों को मुश्तरका करके एक महाज बना रहे हैं अगले इलेक्शन में बेंजामिन नेतन्याहू के ख़िलाफ़। इससे पहले इन्होंने एक इत्तेहाद बनाया था, लेकिन तब हुकूमत टूट गई थी और बेंजामिन नेतन्याहू दोबारा आया था। अब की बार वो कहते हैं कि हम अपनी पार्टीज़ को जम कर देंगे और जम करने के बाद इलेक्शन में उतरेंगे, और फिर सबसे पहले वो 8 अक्टूबर वाला मंजरनामा खोलेंगे कि वो सिक्योरिटी लैप्स किस वजह से था। आप समझते हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू के लिए मुश्किल हो सकती है, या वहां पे भी उसको कवर देने के लिए अमेरिका पीछे मौजूद होगा? बहुत देखिए, बड़ा शुक्र आपने ये सवाल पूछा, शुक्रिया। मैं तो थक गया था ईरानियों के बारे में बात करके। यहाँ पे इस वक्त इसराइल के अंदर एक अवामी राय जो है ना बहुत ज्यादा मुखालिफ हो रही है। इसराइल की एक तो कनेसेट जो है, जो जो इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है, वो इस तरीके का स्ट्रक्चर है कि बहुत सारी पार्टीज को एक साथ मिलके कोalition बना के चलना होता है। हम्म। अब ये जो मॉडल है इसके अंदर सक्सेसफुली नेतन्याहू ही क्यों इस मॉडल के अंदर आगे सक्सेसफुल रहा, क्योंकि जो दूसरी जितनी भी हार्ड राइट विंग जो फोर्सेस, जितनी भी इनकी इनकी जितनी भी पार्टीज थी और जितनी सेंट्रिस्ट पार्टीज थी, वो सारी नेतन्याहू के अंदर ये एबिलिटी थी कि उनको एक साथ जो है वो एक कॉन्फिडेंस उनका लेके आए। और इस वक्त जो आई थिंक बिल्कुल ही या लेपर्ड या दूसरे जो बिल्कुल ही आई थिंक एक सेंट्रिस्ट, वो भी सेंट्रिस्ट शक्ल में ही आगे सामने आएंगे अगर आएंगे तो। आई थिंक इस पोजीशन में नहीं है वो कि हार्ड लाइनर जो जायनिस्ट हैं उनको वो अपने पास जो है वो लेके आ जाए कोalition में। बहरहाल अवाम के अंदर एक बहुत ज्यादा गुस्सा है इसराइल के अंदर, हमें नजर आ रहा है। प्रोटेस्ट बहुत तेजी से, बहुत बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं इस वक्त, और वहां पे एक बहुत बड़ा खदशा है कि अवाम जो है वो पलट जाएगी इन राइट फिंगर्स के खिलाफ। तो मेरे ख्याल में ये एक सोल्यूशन खुद से ही लेके आएंगे।
जो इजरायली लॉबीज हैं और जो जाइनिस्ट लॉबीज हैं वहां पे, वो खुद ही एक सोल्यूशन लेके आएंगी। वो ऐसा बंदा बिठाएंगी कि जो न्यूट्रल फेस रखेगा, और बाद में होता हुआ नहीं, मुझे ये मेरा नजर आ रहा है कि मेरा सारा मेरा मेरा सवाल ये कि ईरानी अवाम में राय क्या पाई जाती है? हुकूमत कोई भी आए, इसराइल का रवैया यही रहेगा, या बेंजामिन नेतन्याहू जाए तो इसराइल का रवैया कुछ तब्दील हो सकता है? यही बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखें, कोई भी आए आगे, ये लोग ही लेके आएंगे, जायनिस्ट ही लेके आएंगे। शक्ल पूरी डिफरेंट होके, उसको सज धज के, उसको आराम से उसका मेकअप करके उसको लेके आएंगे। लेकिन वो होगा तो जायनिस्ट ही, और उसका काम यही होगा कि वो जायनिस्ट पॉलिसीज के ऊपर चले। जायनिस्ट पॉलिसीज ये सोचती हैं कि इस वक्त क्या डिसीजन, किस तरीके से हमें चेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल, जो हिलरी क्लिंटन ने, उसने इशारा दे दिया इस बात का कि ट्रंप और नेतन्याहू ये दो लोग हैं जिन्होंने ये मामला खराब किया है। पूरी दुनिया को पता है कि इनकी डीप स्टेट है और इनकी लॉबीज है जो काम कर रही हैं, जो जो ये सारा मामला खराब कर रही हैं। तो आगे जाके मेरे ख्याल में ये मलबा भी ट्रंप और नेतन्याहू के ऊपर डाला जाएगा। जबकि ईरानी अवाम की राय भी यही है कि ये शक्ल चेंज करने से कुछ नहीं होता, काम जो है उनके हिसाब से हो रहा होगा एट द एंड ऑफ द डे। अच्छा, जैसे आपने पहले तज़किरा किया कि कौन सा मीडिया हाउस किसकी फंडिंग के ऊपर चलता है, हमने ये देखा कि ईरान का जो नैरेटिव था वो पूरी दुनिया में बाय किया गया कि हम निहत्ते थे, मुज़ाकरात की मेज़ पे बैठे थे, इन्होंने हम पे हमला किया, हमारी बच्चियों को शहीद किया गया, हमारे मासूम लीडर को मारा गया। अब उसको पूरी दुनिया बाय करती है, और इसी के तनाजुर में हम ये देखते हैं कि अमेरिका के इत्तेहादी जो हैं वो फिर ये मंजरनामा वज़ा करना शुरू करते हैं कि एक काउंटर नैरेटिव के तौर पे हमें मालूम पड़ता है कि बहुत सौ को इन्वेस्टमेंट के तौर पे सवालात के दिए जाते हैं कि आप ये देखिए कि ईरान के अंदर क्या हो रहा है। ईरान के लोग ज़िद्दी हैं, मेज़ पे बैठना नहीं चाहते, आबनाए हरमुज़ के ऊपर कंट्रोल रखना चाहते हैं। उसके तनाजुर में हमने ये देखा कि ईरानी मीडिया ने बाकायदा तौर पे, जिस तरह मसूद पेज़ेश्कियान साहब ने वो मेनाब के स्कूल के ऊपर हमले की वीडियो जारी की और उन्होंने बताया कि हमने ये बेयर किया है। तो बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर इस वक्त जो नैरेटिव मगरबी मीडिया बांटना चाहता है या बेचना चाहता है, जिसके अंदर अंदरूनी तौर पर रिफ्ट का मंजरनामा है ईरान में, वो किस हद तक अवाम बाय करेंगे और उसका काउंटर करने के लिए ईरान के पास क्या तैयारी? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, और ये सवाल ऐसा है कि जो पूछना चाहिए। देखिए, इस वक्त नैरेटिव ये बनाया जा रहा है कि अवाम तो जी ठीक है, अवाम के साथ गलत हो रहा है, लेकिन आईआरजीसी जो है ना वो खराब है। जब भी आपको सामने एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ नजर आना शुरू हो जाए, तो द इमीडिएट प्रोपागेंडा की साइंस में इमीडिएट चीज यही होती है कि आप उसकी फौरन से पहले आप उसके साथ कंप्लाई करें, बोले जी हाँ इनके साथ बड़ा गलत हुआ है, लेकिन उसके साथ आप फौरन से उनकी जो वीकनेसेस हैं, जो वल्नरेबिलिटीज हैं, जो चीजें हैं, जो एक्सप्लॉयटेबल पॉइंट्स हैं, भले वो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते हो, लेकिन नैरेटिव की जंग में ये देखा जाता है कि अवामी तासुर में ऐसे कौन से पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं, तो उनको आप सामने रखना शुरू करते हैं। और सामने रखें फिलहाल विदाउट एनी जजमेंट, और लेट इट प्ले आउट। फिर जब अवामी नैरेटिव चेंज होना शुरू होते हुए नजर आए आपको, तब आपको जो है वो पंच इन करनी है अपनी अपनी आइडियोलॉजी। देखिए, यहां पे यही हो रहा है कि नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है कि फॉर एग्जांपल देयर इज अ डिवाइड इन ईरान। बिल्कुल एक डिसएग्रीमेंट हो सकता है, लेकिन डिवाइड के तौर पे उसको एक्सटेंड नहीं किया जा सकता। दूसरा तासुर ये फैलाया जा रहा है कि आईआरजीसी इज इन कंट्रोल ऑफ ईरान। कौन सी आईआरजीसी? सब तो मर गए, सबको तो मार दिया, कौन किस तरीके से कंट्रोल कर रहा है? हाँ, आइडियोलॉजी है एक, मैं मानता हूं एक आइडियोलॉजी है जिसके जो जो पाई जाती है ईरान के अंदर, जो वो तो हर मुल्क में पाई जाती है ऐसे। तीसरी चीज, ईरान जो है वो जिद्दी हो रहा है। अभी देखिए, इसके अंदर दिखाया ये जाता है, दूसरी साइड से नहीं दिखाया जाता कि ईरान के ऊपर 2 दफा अभी हमला हो चुका है, बर्बरियत और जारियत इनके ऊपर हुई है, बच्चियां मरी हैं, लीडरान मरे हैं। दोबारा ये कैसे भरोसा कर ले अमेरिका के ऊपर, और ब्लॉकेड पे गन पॉइंट के दौरान ये जाके बैठ जाएं मुज़ाकरात करने? ऐसा कैसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है ईरान से? लेकिन एक्सपेक्ट किया जाता है। क्यों एक्सपेक्ट किया जाता है? क्योंकि इसके अंदर एक्सप्लॉइट किया जाती हैं बहुत सारे नेशनलिस्टिक डिफरेंसेस, बहुत सारे रिलीजियस डिफरेंसेस, बहुत सारे नैरेटिव्स होते हैं कि फॉर एग्जांपल दे आर ओवर प्लेइंग देयर हैंड। एक नई बात आपको नजर आई होगी कि ईरान जी अपना हाथ ओवर प्ले कर रहा है। भाई, इनके पास चारा नहीं है, ये अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं। ये अपने आप को लोअर पोजीशन पे लाके कभी भी जिंदा जिंदा रहने के लिए कभी भी ये अपनी गैरत और इज्जत को नहीं मारेंगे। ये वो वाली कौम नहीं है। तो आई थिंक वो चीज, हम जो चीजें देखते हैं वो अपनी नजर से देखते हैं, और हम चाहते हैं कि वो चीजें मेरी नजर से, क्योंकि मैं ऐसा करता तो ईरान को भी ऐसा कर लेना चाहिए। आई थिंक हम इस प्रोपागेंडा को रोक सकते हैं जो यूनाइटेड स्टेट्स और इसराइल की तरफ से आ रहा है। सही।
एक चीज़ और है, वो ईरान के बारे में ये बताया जा रहा है कि नेवल ब्लॉकेड से ईरान को नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है। और फिर ये बात की जाती है कि ईरान के पास तेल ज़ख़ीरा करने की कैपेसिटी ख़त्म हो चुकी है और इस वक्त हालात इस नहज तक पहुंच चुके हैं कि आबनाए हरमुज़ के अंदर जहाज़ खड़े करके उनके अंदर जो है वो तेल ज़ख़ीरा किया जा रहा है। और अगर वो भी कैपेसिटी ख़त्म हो गई तो फिर इनको कुएं जो हैं वो अपना बंद करना पड़ेंगे ताकि ज़्यादा कैपेसिटी जो है वो उसकी इस वक्त अहलियत दिखाई नहीं देती। इसमें कितनी हकीकत है कि कितना मुआशी तौर पे नुकसान है, कितनी कैपेसिटी कम है, या कितना तेल इस वक्त जो है वो बैरूनी दुनिया के अंदर जा रहा है? नुकसान तो है, देयर इज नो डिनाइल। देखिए लोडिंग भी हो रही, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल खत्म हो गया है, $500 मिलियन का है। यही चीज होती है, वो थोड़ा सच और थोड़ा झूठ। यहाँ पे 8 मिलियन बैरल्स, 9 मिलियन, सॉरी 9 मिलियन बैरल्स पहले गया ब्लॉकेड के पहले 2 दिन। उसके बाद 10.3 मिलियन बैरल्स दोबारा 2 दिन के अंदर गया। कल टैंकर ट्रैकर्स ने कंफर्म किया है कि 4 पॉइंट समथिंग मिलियन बैरल्स लोड हुए हैं ईरान के अंदर, और 4 मिलियन बैरल जो है वो आगे ब्लॉकेड को पास करते हुए गए। फाइनेंशियल टाइम्स के अकॉर्डिंग 34 टैंकर तो ईरान के, जो पीट एक्सिट कह रहा था कि ना हमने 34 टैंकर वापस भेजे, उनकी खबर ये थी कि नहीं जी वो पार करके गए। और उसके अंदर 9 ऐसे हैं जो जो 6 ऐसे हैं जिनके अंदर कंफर्म $960 मिलियन के करीब जो था वो माल था वहां पे, नफ्त का माल, मतलब वो कहते हैं कि तेल, क्रूड ऑयल जो था उसमें था। वॉल स्ट्रीट जर्नल की दोबारा अभी रिपोर्ट, उनकी अपनी मीडिया रिपोर्ट करती है कि फॉर एग्जांपल अभी तक लोडिंग चल रही है, तो लोडिंग कैपेसिटी अभी तक फुल नहीं हुई है ईरान की। काफी, मतलब इसके अंदर काफी टाइम है, ऑल्दो एक कंसर्न है, लेकिन काफी टाइम है इसके अंदर। सही। नुकसान किस तरीके से हो रहा है? नुकसान इस तरीके से हो रहा है कि स्टेट तो अपने टैंकर्स को भेज रहा है, और वो पकड़े भी गए। एक दो टैंकर जो हमें नजर आए वो पकड़े गए। एक टैंकर पकड़ा गया टुस्का, और दूसरा जो था वो शैडो फ्लीट का हिस्सा था। तो अभी इस वक्त ये स्टेट भेज रहा है, लेकिन जो प्राइवेट शिपिंग लाइंस है, फॉर एग्जांपल एमटीएन इरिसेल है, फॉर एग्जांपल दूसरी दूसरी जो शिपिंग लाइंस हैं, वो प्राइवेट कंपनीज हिचकिचा रही हैं आगे अपने कार्गो को या अपने अपने जो टैंकर्स हैं उनको भेजने से। लेकिन उसके लिए भी ईरान के पास ऑल्टरनेटिव है कि ईरान या तो कैस्पियन सी के रास्ते से रशिया से ट्रेड कर सकता है, वो तुर्की से जो है वो चीजें मंगवा सकता है, जो भी चीजें मंगवानी है, या बेच सकता है जो भी चीजें बेचनी है, और पाकिस्तान के थ्रू भी बॉर्डर लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खुला हुआ है। एक मिनिस्ट्री ऑफ सवाल कॉमर्स। ये है कि कैस्पियन सी से तो उसके पास पहले ही ऑप्शन खुला है, तो वहाँ पर तो लैंडलॉक कंट्रीज जो हैं उनसे और रशिया तक की तजारत जो है वो तो पहले ही उसके हाथ में थी। लेकिन जो दूसरा रास्ता था, नब्ज तो वहाँ पर भी मईशत की चल रही थी। उसकी बंदिश जो है ये कितना अरसा ईरान बर्दाश्त कर सकता है? देखें वहां पे बिल्कुल कैस्पियन सी और दूसरी जगह पे चली थी इतनी कैपेसिटी, लेकिन इतनी कैपेसिटी नहीं है। देखिए शिपिंग कंटेनर जब एक चीज बेचता है तो कार्गो का बहुत ज्यादा लोड होता है, और ऑयल को मखसूसन बेचने के लिए जो टर्मिनल्स होते हैं और जो चीजें होती हैं वो अलग तरीके से काम करती हैं। तो नुकसान तो बहरहाल है ईरान को, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नुकसान नहीं है, लेकिन इतना नुकसान नहीं है यासिर जितना उनको है, जितना अमेरिका और जितना दूसरी इकोनॉमीज जो इस जंग को चला रही हैं उनके ऊपर है। अभी आप देखेंगे ट्रंप हर रोज मार्केट के ऊपर, हर रोज बेटिंग, एक तरीके की बेटिंग करता है। टाको ट्यूसडे होता है, गुड फ्राइडे होता है, लोगों ने तो अब टर्म्स रखना शुरू कर दिए कि आज ये बोलेगा, आज ये बोलेगा। मार्केट को कंट्रोल एक हद तक आप कर सकते हैं। और डॉक्टर कालीबाफ का अगर आप ट्वीट देखें, वेरी स्मार्ट गाय, डॉक्टर कालीबाफ बड़े स्मार्ट हैं। उन्होंने कहा कि ये कहते हैं कि हमारे पास कार्ड्स हैं सारे, डॉक्टर कालीबाफ कहते हैं नो यू डोंट हैव ऑल द कार्ड्स। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार्शली प्लेड, बाबल मंदब नॉट प्लेड, डिमांड कंट्रोल नॉट, मतलब फॉर एग्जांपल उन्होंने एग्जांपल्स दी कि अभी भी हमारे पास आगे तुम्हारे पास समर आ रहा है यूनाइटेड स्टेट्स में, एनर्जी कंजम्पशन तुम्हारी बढ़ रही है, तुम ज्यादा देर इसको सस्टेन नहीं कर सकते, क्योंकि स्टॉक मार्केट में जो बॉन्ड्स का सिस्टम है वो भी चेंज हो रहा है। लोगों की जो प्रिडिक्शन है वो आहिस्ता आहिस्ता उनका भरोसा एडजस्ट हो रहा है, मार्केट एडजस्ट करती है ना इन्फॉर्मेशन के साथ। तो ट्रंप की जो जो डिसीजन मेकिंग है उसको भी समझ के एडजस्ट कर रही है। तो नुकसान इतना ज्यादा नहीं है ईरान को जितना नुकसान अमेरिका को होगा। ईरान तो छोटा सा एक बेचारा मुल्क है अमेरिका के सामने। अमेरिका ऑन दी अदर हैंड पूरी कैपिटलिस्ट सिस्टम के ऊपर ही चल रहा है, और बजटरी एंड प्लानिंग कमेटी के एक मेंबर है, उन्होंने कहा कि 4 गुना ज्यादा अगर परचेजिंग पावर को इक्विवेलेंट भी कर ले और इन्फ्लेशन इक्विवेलेंट कर ले तो 4 गुना ज्यादा नुकसान यूएस को दिया है ईरान ने कंपैरेटिवली।